Hello everyone, welcome to MedMate Easy and today we are going to discuss about all the previous year questions जो कि बहुत वेटेज कैरी करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, SGPGI जो एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच वैक्सीन इज़ गिवन एट बर्थ। बर्थ पे कौन सी वैक्सीन देते हैं? DPT, OPV, देन BCG एंड मीजल्स। इनमें से कौन सी वैक्सीन है जो हम बर्थ पे देते हैं? देखिए, अगर हम देखें तो बर्थ पे हम एक तो देते हैं हेपेटाइटिस का 0 डोज। ठीक है, हेपेटाइटिस का हम देते हैं 0 डोज। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम विटामिन के भी देते हैं, क्योंकि देखो जो बेबी की गट है उसमें सफिशेंट विटामिन के नहीं है, बेबी में सफिशेंट विटामिन के नहीं होता है एंड देयर आर चांसेस ऑफ इंटरनल ब्लीडिंग। उसको कम करने के लिए हम विटामिन के देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका आंसर है वो हमारा बनेगा BCG। BCG किससे प्रोटेक्शन दिलाता है हमें? ट्यूबरक्लोसिस से। अगर हम देखें इसका रूट क्या है तो रूट होता है इंट्राडर्मल ID। ठीक है, इंट्राडर्मल रूट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर जाएगा BCG। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमको इस क्वेश्चन में देखो pH दिया हुआ है 7.25। बाइकार्बोनेट आयन इज 15 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर। इट इंडिकेट्स व्हाट? सबसे पहले रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एंड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। देखो सबसे पहले हम देखेंगे pH को। pH क्या हो रही है? pH हो रही है डिक्रीज। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा जो बाइकार्बोनेट आयन है वो भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अब मैंने जो एक लेक्चर बताया है कंप्लीट ABG एनालिसिस में, उसमें हमने देखा था कि अगर सेम डायरेक्शन है, ठीक है, अगर क्या है सेम डायरेक्शन, और एक हमने देखा था डिफरेंट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन अगर होता है तो हमने देखा था इसमें कॉज क्या आएगा? हमारा कॉज आएगा मेटाबॉलिक। और हमने देखा है अगर डिफरेंट डायरेक्शन है तो इसमें कॉज क्या आएगा? रेस्पिरेटरी। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, pH भी नीचे जा रही है, बाइकार्बोनेट आयन भी नीचे जा रहा है, तो डायरेक्शन तो है हमारी सेम डायरेक्शन, मतलब क्या कॉज है? मेटाबॉलिक। तो अब जितने भी रेस्पिरेटरी वाले हैं उनको कर दो एलिमिनेट। ठीक है, इसको भी हमने कर दिया एलिमिनेट। अब हम देखते हैं मेटाबॉलिक कॉज में pH को देखो। जो pH है वो क्या हो रही है? वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि नॉर्मल pH कितना है? नॉर्मल pH होती है 7.35 टू 7.45। अब ये 7.35 से है कम, है ना? तो pH क्या हो रही है? डिक्रीज, यानी एसिडिक कैरेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? मेटाबॉलिक, क्योंकि सेम डायरेक्शन एंड pH डिक्रीज हो रही है, मतलब एसिडोसिस। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वाल्व्स, एओर्टिक वाल्व, AV वाल्व्स एंड पल्मोनरी वाल्व। जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो होती है हमारी S1, इसको लब भी बोलते हैं। अब ये क्यों होती है? ये होती है जब क्लोज हमारा क्या होता है? मिट्रल वाल्व, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोल सकते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, या इसी को हम बोल सकते हैं AV वाल्व। AV वाल्व मतलब क्या हो गया? एट्रियो वेंट्रिकुलर। आउटा जो हमारा एट्रियम है और जो हमारा वेंट्रिकल है उसके बीच में जो वाल्व है ये ट्राइकस्पिड वाल्व होती है, इसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। इसी से हमारा क्या आता है? फर्स्ट हार्ट साउंड, दैट इज S1, दैट इज लब। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा? AV वाल्व। अगर हम बात करें सेकेंड हार्ट साउंड, जो कि हमारी क्या होती है? S2, इसको हम डब भी बोलते हैं। और ये जो होती है ये किस वजह से होती है? ये होती है क्लोजर ऑफ एओर्टिक वाल्व। एओर्टिक वाल्व के क्लोजर से भी ये होती है, और इसी को हम क्या बोल सकते हैं? सेमी ल्यूनर वाल्व। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? सेमी ल्यूनर वाल्व। तो फर्स्ट हार्ट साउंड इज S1, दैट इज लब, जो किस वजह से हो रही है? मिट्रल वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व, या इसी को हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। ठीक है, इसका आंसर क्या है? AV वाल्व्स। नेक्स्ट है अबगार स्कोर इज असेस्ड एट। देखो सबसे पहले बात आती है जो अबगार स्कोर है, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे क्या है ये। अबगार स्कोर कब असेस करते हैं? 1 and 5 minutes ओनली, 10 minutes ओनली, बर्थ ओनली एंड 15 minutes ओनली। इसको हम असेस करते हैं 1 and 5 minutes। ठीक है, सिर्फ बर्थ पे नहीं, 10 मिनट बाद नहीं, 15 मिनट बाद नहीं, कब करते हैं? 1 minute and 5 minutes पे। देखो अगर हम बात करते हैं अबगार स्कोर की तो हम देखते हैं APGAR। ठीक है, अब हम यहाँ स्कोर की बात करते हैं। स्कोर होगा 0, स्कोर होगा हमारा 1 एंड स्कोर हमारा क्या होगा? 2। A किसको डिनोट करता है? A डिनोट करता है हमारा अपीयरेंस को। ठीक है, A किसको डिनोट करता है?
अपीयरेंस, ये जीरो इधर नहीं, जीरो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। देखो अपीयरेंस क्या है, अगर जो पूरा बॉडी है, होल बॉडी साइनोसिस है, कैसी है, ब्लू पड़ी हुई है, पूरी बॉडी ब्लू है, तो देंगे जीरो। अगर बच्चे का सेंटर ऑफ द बॉडी इज पिंक लेकिन जो लिम्ब्स हैं वो ब्लू है, तो हम क्या देंगे, स्कोर देंगे 1। अगर होल बॉडी क्या है, पिंक है, तो हम स्कोर क्या देंगे 2, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पी, एंड पी इसमें क्या डिनोट करता है, पी डिनोट करता है पल्स। देखो पल्स एब्सेंट है तो 0, पल्स 100 से कम है तो क्या देंगे 1, और अगर पल्स इज ग्रेटर देन 100 तो हम क्या देंगे, स्कोर देंगे 2। जी हमारा इंडिकेट करता है ग्रिमेस। ग्रिमेस अगर एब्सेंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बच्चे के फोरहेड पे ऐसे ऐसे टैप करें तो बच्चा क्या रिएक्शन देता है, अगर कोई रिएक्शन नहीं है तो 0। अगर बच्चा ऐसे थोड़ा फ्राउन करता है, थोड़ा इरिटेटेड लगता है तो स्कोर देंगे 1, लेकिन ये सब माइल्ड रिएक्शन है, ठीक है। अगर बच्चा जो है वो दूर जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा क्राई कर रहा है, ठीक है, अच्छा खासा रिएक्शन दे रहा है, गुड रिएक्शन, और अवे जा रहा है, स्टिमुलस से दूर जा रहा है, तो हम क्या स्कोर देते हैं 2। इसमें हमारा क्या आता है, ये है लाइट रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ए, ठीक है। देखो ऊपर वाला ए क्या है, ऊपर वाला ए है अपीयरेंस, जो नीचे वाला ए है ये डिनोट करता है एक्टिविटी को, बच्चा बर्थ के बाद एक्टिव है कि नहीं है। अगर एक्टिव बिल्कुल नहीं है तो एब्सेंट, अगर माइल्ड है, माइल्ड एक्टिविटी है तो देंगे हम, स्कोर देंगे 1। अगर विगरस है, विगरसली बच्चा एक्टिव है तो हम उसको स्कोर क्या देते हैं 2, मतलब अच्छा खासा हाथ पैर इधर उधर मार रहा है बच्चा तो उसको हम स्कोर क्या देंगे 2। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आर की, तो ये डिनोट करता है रेस्पिरेशन, ठीक है। अगर रेस्पिरेशन एब्सेंट है तो स्कोर जाएगा 0। अगर देखो इरेगुलर है, इरेगुलर फिर भी एक ज़्यादा अच्छा क्राइटेरिया नहीं है। अगर शैलो है, गैस्पिंग है, तो स्कोर जाता है 1, ठीक है, जिसमें शैलो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चे में इरेगुलर रेस्पिरेशन होना एक नॉर्मल बात है, क्योंकि बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड में था, एक फ्लूइडी इन्वायरमेंट में था, उससे वो एयर में आया है, तो उसके लंग्स थोड़ा टाइम लेते हैं एडजस्ट होने में, ठीक है। तो इरेगुलर रेस्पिरेशन फिर भी ठीक है, लेकिन अगर शैलो ब्रीदिंग है या बीच बीच में एपनिया हो रहा है, ठीक है, रेस्पिरेशन क्या हो रही है, एब्सेंट हो रही है, स्कोर क्या जाएगा, सीधा सीधा 1। अगर बच्चा अच्छे से क्राई कर रहा है, देखो क्राई कर रहा है मतलब अच्छे से सांस भी ले रहा है, ठीक है। अगर इफ़ द बेबी इज़ क्राइंग, या फिर अच्छे से उसका थोड़ी बहुत रेगुलरिटी है रेस्पिरेशन में, अगर अच्छे से वो, उसकी शैलो ब्रीदिंग नहीं है, डीप ब्रीदिंग नहीं, बिल्कुल अच्छे से डीप ब्रीथ ले रहा है, नहीं, नॉर्मल जैसे क्राई कर रहा है, तो उसी से हम क्या इंडिकेट करते हैं कि हाँ बच्चा सांस भी ले रहा है, ठीक है। तो उसमें हम स्कोर क्या देंगे, सीधा सीधा स्कोर जाएगा 2। सो दिस वाज एब्गार्ड स्कोर, और ये हम कब करते हैं 1 and 5 मिनट्स पे हम ये स्कोरिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्कलैंड फार्मूला इज यूज्ड फॉर, हमने ये इसके ऊपर भी पूरी अच्छे से एक वीडियो बनाई है। पार्कलैंड फार्मूला हम किस के लिए यूज़ करते हैं, शॉक के लिए करते हैं, बर्न्स के लिए, स्ट्रोक के लिए, या अस्थमा के लिए। देखो जो पार्कलैंड फार्मूला है वो होता है बर्न्स के लिए यूज़। इसमें हम जो एडल्ट्स हैं उनके लिए क्या फ्लूइड रिक्वायरमेंट है उसके लिए हम क्या करते हैं, पार्कलैंड फार्मूला का यूज़। और हम बर्न में क्या देते हैं, सिर्फ और सिर्फ RL, दैट इज रिंगर्स लैक्टेट, ठीक है। अब ये फार्मूला है क्या, दैट इज 0.4 ml इंटू टोटल बर्न्ड सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय दी बॉडी वेट, ठीक है। पेशेंट का जो वेट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल बर्न्ड सरफेस एरिया। टोटल बर्न्ड सरफेस एरिया किससे निकलेगा, रूल ऑफ 9, इस पर भी हमने अच्छे से वीडियो बनाई है। तो रूल ऑफ 9 से निकलेगा टोटल बर्न्ड सरफेस एरिया, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से, और पेशेंट का जो बॉडी वेट है उससे जो भी अमाउंट निकलती है, फॉर एग्जाम्पल उससे अमाउंट निकला हमारा अप्रॉक्सीमेटली 8 ज़्यादा हो गया 4 लीटर्स, ठीक है। सपोज करो 4 लीटर्स निकला, अब इसको हम डिवाइड करते हैं 2 में, यानी 2 लीटर्स एंड 2 लीटर्स। अब ये जो 2 लीटर्स है ये हम देते हैं फर्स्ट 8 आवर्स में, ठीक है, ये हम देते हैं फर्स्ट 8 आवर्स में। जो दूसरा है ये देते हैं हम जो रिमेनिंग 16 आवर्स हैं, ये पूरा फ्लूइड हमें देना है फर्स्ट 24 आवर्स में, ठीक है। उसमें भी हम 2 में डिवाइड कर देते हैं, जो पहला अमाउंट है वो हम किस में देते हैं, फर्स्ट 8 आवर्स में, और ये जो दूसरा अमाउंट है वो कम देते हैं जो बचे हुए 24 घंटे में से जो 16 घंटे बचे हैं उसमें। ये क्या है हमारा पार्कलैंड फार्मूला। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एंटीडोट ऑफ कोमाडिन। अब ये कोमाडिन क्या है, ये हमारा नाम है वॉरफेरिन का, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार ऐसा आता है कि जेनेरिक नेम दे देते हैं, जेनेरिक नेम नहीं देंगे तो ब्रांड नेम दे देंगे जो कॉमनली यूज्ड है, ठीक है। जेनेरिक नेम क्या है वॉरफेरिन, ब्रांड नेम क्या हो गया इसमें कोमाडिन। तो अब अगर देखें तो इसका एंटीडोट क्या है, विटामिन के है, पोटामिन सल्फेट है, एट्रोपिन है, या फिर नेलॉक्सोन है। देखो जो हमारा वॉरफेरिन है उसका एंटीडोट आता है हमारे पास विटामिन के, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा विटामिन के। पोटामिन सल्फेट होता है हेपारिन का एंटीडोट,
एट्रोपिन की बात करें तो जो एट्रोपिन है वो हम पॉइजनिंग के केसेस में भी दे देते हैं, ठीक है, जैसे कि पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स में कोई पॉइजनिंग हो गई, या फिर जो हमारे जो कोलिनर्जिक क्राइसिस है उसमें भी हम क्या दे सकते हैं, एट्रोपिन दे सकते हैं, ठीक है। पॉइजनिंग के केसेस में एट्रोपिन देते हैं, कोलिनर्जिक क्राइसिस जो कि माइस्थीनिया क्राइसिस के अंदर होता है, माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर कोलिनर्जिक क्राइसिस आता है, उसमें हम एट्रोपिन दे सकते हैं। पॉइजनिंग के केसेस में हम एट्रोपिन दे सकते हैं। अब ये जो नेलोक्सोन है ये बेसिकली हम किस में देते हैं, ओपियोइड्स टॉक्सिसिटी, ठीक है, जैसे मॉर्फिन हो गया, हीरोइन हो गया, इन सब की टॉक्सिसिटी में हम क्या दे सकते हैं, नेलोक्सोन, ओपियोइड्स की टॉक्सिसिटी में, ठीक है। तो कोमेडिन यानी वॉर्फेरिन, इसका एंटीडोट क्या होगा हमारा, इसका एंटीडोट है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, मोस्ट कॉमन साइट फॉर आईएम इंजेक्शन इन एडल्ट्स। जो आईएम इंजेक्शन है उसमें मोस्ट कॉमन साइट क्या है, डेल्टॉइड, डॉर्सोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल या फिर एब्डोमेन। देखो एब्डोमेन में तो हम देते नहीं है, एब्डोमेन में नहीं देते हैं, इसमें क्या देते हैं हम, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन दे सकते हैं जो नेवल है उससे 3 सेंटीमीटर्स के इर्द गिर्द में। डॉर्सोग्लूटियल हम देते नहीं, क्यों, इसमें क्या होती है, शियाटिक नर्व इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब हम देते हैं डेल्टॉइड मसल में दे सकते हैं, बट जो वेंट्रोग्लूटियल मसल है ये मोस्ट कॉमन साइट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ मसल मास ज़्यादा है, प्लस हम इसमें 3 to 5 ml तक का भी जो है आईएम इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर सकते हैं। वेंट्रोग्लूटियल में मसल मास ज़्यादा होता है तो थोड़ा ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंजेक्शन हम दे सकते हैं आईएम इंजेक्शन में, जैसे अप टू 5 ml, ठीक है। डेल्टॉइड में हम दे सकते हैं बट ज़्यादा अमाउंट में हम नहीं दे सकते हैं। वेंट्रोग्लूटियल में क्या है, जैसे ही पेशेंट को हम आईएम इंजेक्शन लगाते हैं उसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा अपना जो लेग है उसको मूव करो ताकि जो मेडिकेशन है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए और जो पेन है वो थोड़ा सा कम हो जाए, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन साइट फॉर आईएम इंजेक्शन क्या जाएगा, वेंट्रोग्लूटियल। डॉर्सो क्यों, क्योंकि उसमें शियाटिक नर्व होती है इसलिए वो नहीं देते हैं, शियाटिक नर्व इंजर हो गई तो पैरालिसिस हो सकता है। एब्डोमेन में क्यों नहीं देते, एब्डोमेन में हम नेवल के आसपास क्या देते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं, इंसुलिन वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉजेज पीक्ड टी वेव्स ऑन ईसीजी। देखो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है जो कि पीक्ड टी वेव देता है ईसीजी पे, हाइपोकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हाइपोकैलीमिया को। देखो जो हमारा नॉर्मल ईसीजी है वो है कुछ ऐसा, पी, देन हमारा यहाँ पे क्या आता है, यहाँ से आएगा हमारा QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है, यहाँ आगे जाके हमारा क्या आ जाएगा, टी वेव, ठीक है। पिग्ड टी वेव का मतलब है कि ये वाला जो टी वेव है ये थोड़ा सा ऐसा इसका हाइट बढ़ गया है। अब अगर हम सबसे पहला केस देखते हैं हाइपोकैलीमिया का, तो देखो हाइपोकैलीमिया में क्या होता है, इसमें होता है जो हमारा ये वाला एरिया है ना इसमें आता है प्रॉब्लम। अब क्या प्रॉब्लम आता है, देखो जैसे ये हमारा ऐसा QRS इंटरवल करके ऐसा हल्का सा डिप्रेशन और ऐसी एक वेव आती है, इसको हम बोलते हैं यू वेव। और ये जो नीचे की तरफ चला गया है ये है हमारा टी वेव। इसमें टी वेव या तो क्या होती है, नेगेटिव होती है या फिर फ्लैट होती है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये होता है हमारा हाइपोकैलीमिया में। हाइपोकैलीमिया में क्या हो जाएगा कि एक ऐसा हमारे पास ना एक यू वेव देखने को मिलती है जो कि ऐसा स्प्रेड हुई होती है। जो टी है या तो वो फ्लैट होता है या फिर ये क्या हो जाता है, नेगेटिव की तरफ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें हाइपरकैलीमिया, पहले हाइपोनेट्रीमिया देखते हैं। देखो हाइपोनेट्रीमिया का एज सच ईसीजी के ऊपर कोई असर नहीं होता है, ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया का कोई असर नहीं है। अगर हम देखें हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया मतलब जो है कैल्शियम है कम, कैल्शियम कम है मतलब जो कार्डियक मसल्स हैं उसमें कैल्शियम जा रहे हैं कम। अगर हम इसका ईसीजी देखें तो देखिए इसका ईसीजी कुछ इस तरीके से बनता है, जैसे हमारा QRS चला गया। अब इसमें क्या हो जाता है, ये जो टी वेव है QRS और ये जो टी है, अगर ये इंटरवल देखें, वैसे मैंने तो डायग्राम में कुछ ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर दिया, पर ये क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग्ड इंटरवल है ये, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड इंटरवल हो जाता है, जो हमारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है और जो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन है वो डिलेड हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो हमारे कैल्शियम हैं वो कार्डियक मसल्स में एंटर नहीं करते हैं ज़्यादा। तो बेसिकली देखा जाए तो प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल ये आपको किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है हमारा हाइपोकैल्सीमिया में। अगर अब बात करते हैं हाइपोकैलीमिया की, हाइपोकैलीमिया में हमें देखने को मिलता है जो टी वेव्स हैं वो हमारे पास ऐसा टॉल टी वेव्स आती हैं, ठीक है। इसको दोबारा से ऐसे बनाए तो टी वेव क्या है, टॉल है। टॉल टी वेव्स हमारे किस में देखने को मिलती है, पीक्ड टी वेव किस में देखने को मिलती है, हाइपरकैलीमिया में, ठीक है।
और इससे ये एक बहुत डेंजरस कंडीशन है, इसमें कार्डियक अरेस्ट होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा, देखो हाइपोकैलीमिया में क्या होगा, हमें एक यू वेव या तो इन्वर्टेड टी वेव या फिर जिसको नेगेटिव टी वेव बोल सकते हैं या फिर फ्लैट टी वेव, और एक एक्स्ट्रा यू वेव देखने को मिलती है और प्रोलॉन्ग्ड क्यू यू इंटरवल होता है इसमें। ठीक है, अगर हम हाइपरकैलीमिया की बात करें तो इसमें हमारे पास आती है टॉल टी वेव, और ये कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है पेशेंट को, इमरजेंसी कंडीशन है। ठीक है, और जो ज़्यादा पोटेशियम है उसको हम कैल्शियम देकर भी करेक्ट कर सकते हैं। हाइपोनेट्रीमिया का एज सच कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है ईसीजी पे। ठीक है, अगर हम बात करें हाइपोकैल्सीमिया में सीधा सीधा क्या होगा, जो क्यूटी इंटरवल है वो हो जाएगा प्रोलॉन्ग, क्योंकि कैल्शियम जो है वो नहीं जा रहा है कार्डियक जो मसल्स है उसमें। ठीक है, तो ये था हमारा टी वेव्स किस में होगा, क्यूटी प्रोलॉन्ग। क्यूटी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो हमारा फ्लैट और नेगेटिव टी है वो इंपॉर्टेंट है। टी वेव्स, ये जो पिग टी वेव्स है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नॉर्मल एडल्ट यूरिन आउटपुट शुड बी, नॉर्मल एडल्ट यूरिन आउटपुट कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 ml पर आवर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 ml पर आवर, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 25 ml पर आवर, या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 30 ml पर आवर। क्या होगा यूरिन आउटपुट इन एन एडल्ट? तो इसका आंसर है सीधा सीधा, इसका आंसर हमारा क्या होगा, 30 ml के इक्वल या उससे ज़्यादा। ठीक है, तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आती है, दी आइसोलेशन टेक्निक यूज्ड फॉर पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इज, पल्मोनरी टीबी के लिए कौन सा आइसोलेशन टेक्निक बेस्ट है, कॉन्टैक्ट आइसोलेशन, ड्रॉपलेट आइसोलेशन, एयरबॉर्न आइसोलेशन या फिर प्रोटेक्टिव आइसोलेशन? देखो कॉन्टैक्ट आइसोलेशन क्या टीबी छूने से फैलता है? नहीं, तो कॉन्टैक्ट आइसोलेशन नहीं है। ड्रॉपलेट आइसोलेशन और एयरबॉर्न आइसोलेशन में से कोई एक हो सकता है। प्रोटेक्टिव आइसोलेशन क्या होता है, कोई एक पेशेंट जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, पेशेंट क्या है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, तो हम उसको प्रोटेक्शन देते हैं दूसरों से। जैसे कोई हेल्थ केयर वर्कर उसको इंजेक्शन लगाने आए या विजिटर्स मिलने आए, तो उन लोगों से पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो जाए, वो होता है प्रोटेक्टिव आइसोलेशन। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स में हम इसको देते हैं। फॉर एग्जांपल जिसको HIV एड्स है उनको हम ये दे सकते हैं प्रोटेक्टिव आइसोलेशन, इसमें हम पेशेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट में हम बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं कि पेशेंट से इन्फेक्शन बाकी लोगों में ना हो जाए, या जो कॉन्टैक्ट आइसोलेशन है उसमें भी पेशेंट से इन्फेक्शन दूसरों को ना हो। ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम बात करें, देखो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किस लिए है, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, जैसे मैं बोल रही हूँ, मैं छींक रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तो मेरे जो मुंह से जो बैक्टीरिया हैं वो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स में हैं और वो 3 से 6 मीटर में नीचे बैठ जाएंगे, तो हम क्या देंगे, ड्रॉपलेट आइसोलेशन। लेकिन टीबी में हम क्या देते हैं, टीबी में हम देते हैं एयरबॉर्न आइसोलेशन, क्योंकि जो ये बैक्टीरिया है वो बहुत फाइन है, वो एयर में सस्पेंडेड रहता है, चाहे हम चले जाएं वो ड्रॉपलेट की तरह नीचे नहीं बैठ जाएगा, वो एयर में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, इसीलिए हम टीबी में क्या देते हैं, एयरबॉर्न आइसोलेशन। ठीक है, ड्रॉपलेट किस में होगा, जिसमें 3 से 4 मीटर का हमें डिस्टेंस चाहिए बस। लेकिन एयरबॉर्न में क्या है, जो टीबी का बैक्टीरिया है जब खांसते हैं छींकते तो वो एयर में ही रह जाता है, और जब मरीज वहाँ से बेशक चला भी जाए, कोई और आए, तब तक भी वो हवा में सस्पेंडेड रह सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एयरबॉर्न आइसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रेनियल नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन? विजन के लिए कौन सी क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल है? क्रेनियल नर्व 2, 3, 4 और 6, बताइए। देखो अगर हम बात करें क्रेनियल नर्व्स की, तो हमारे पास एक ट्रिक है ओटाफैगवा। ठीक है, मैंने इसे याद किया, ओटाफैगवा। इसमें क्या है, देखो O O O T T A F V G V A एंड हमारा H। O से क्या होगा, ऑल्फैक्ट्री, इससे क्या होगा, ऑप्टिक, इससे होगा ओक्यूलोमोटर। टी से हमारे पास क्या होगा, ट्रॉक्लियर, ये टी से क्या होगा, ट्राइजेमिनल। ए से क्या होगा, एब्ड्यूसेंस, एफ फॉर फेशियल, वी फॉर वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर, जी फॉर ग्लॉसो pharyngeal, V for vagus, A for accessory and H for hypoglossal। अगर हम बात करें इनमें से कौन सी सेंसरी है और कौन सी हमारी मिक्स्ड है और कौन सी हमारी क्या है, बोथ मिक्स्ड, सेंसरी एंड मोटर। ठीक है, तो है सम सेज मनी मैटर्स बट My brother says big books matters more। ठीक है, S क्या है, सेंसरी,
M है मोटर एंड B क्या है, बोथ सेंसरी एंड मोटर। अगर हम देखते हैं ऑल्फैक्टरी, ये होती है स्मेल के लिए। ऑप्टिक देखते हैं, ये है विजन के लिए। देखो सेंसरी भी है तो विजन के लिए। ऑक्यूलोमोटर भी किस लिए है, ये है मूवमेंट के लिए। तो जो आई बॉल मूवमेंट के लिए है, इसको हम ऐसे सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारी ट्रॉक्लियर है, अगर आपने देखा होगा तो SO4 LR6 रेस्ट 3, ठीक है। तो जो ये हमारे पास ये फॉर्मूला आता है एक, SO4 LR6 रेस्ट बाय 3, ये है आई बॉल मूवमेंट के लिए। तो जो सुपीरियर ऑब्लिक है वो होती है हमारी किससे, ट्रॉक्लियर से। तो ये SO4 LR6 यानी कि जो लेटरल रेक्टस है वो होती है हमारी 6th, यानी कि हमारी जो एब्ड्यूसेंस है LR6 इसके लिए। ट्राइजेमिनल की बात करें तो ये होती है हमारी लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व, ठीक है। लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है ट्राइजेमिनल, ये हमारी मैंडिबुलर, मैक्सिलरी और हमारा जो फोरहेड वाला एरिया है, स्कैल्प वाला एरिया है, सब में सप्लाई करती है, ठीक है। अगर हम बात करें फेशियल की, एब्ड्यूसेंस में हमने लिख लिया, एब्ड्यूसेंस में क्या है हमारा LR6, दैट इज लेटरल रेक्टस 6। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारे पास आती है फेशियल नर्व, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व ये जो है वो हियरिंग एंड बैलेंस के लिए काम आती है। फेशियल की अगर हम बात करें, इसमें एक चीज़ क्या है, जो हमारा फ्रंट 2/3 पोर्शन है किसका, टंग का, उसको भी फेशियल नर्व सप्लाई करती है। ग्लॉसोफेरेंजियल की बात करें तो ये फेरिंग्स में जाती है, और जो बाकी बचा हुआ 1/3 पोर्शन जो बच गया टंग का, उसको सप्लाई करती है और हमारे फेरिंग्स तक सप्लाई करती है। देन आती है वेगस। वेगस क्या होती है, हमारी लॉन्गेस्ट नर्व होती है, डाइजेशन वगैरह में, रेस्पिरेशन वगैरह में ये हेल्प करती है। एक्सेसरी मसल की अगर हम बात करें तो ये जो हमारे नेक एंड शोल्डर है उसके मूवमेंट के लिए हेल्प करती है। और हाइपोग्लॉसल क्या है, जो हमारी टंग है उसकी मूवमेंट के लिए भी हेल्प करती है। ये क्या है, हमारी क्रेनियल नर्व्स। तो हमारे पास क्या आया, विजन के लिए कौन सी हमारी हेल्प कर रही है, क्रेनियल नर्व सेकंड, ठीक है। ये था हमारा किसके बारे में, क्रेनियल नर्व्स के बारे में। अगर निमोनिक देखें सेंसरी मोटर और मिक्स का, तो उसमें हमारे पास आता है सम सेज मनी मैटर्स बट माई ब्रदर सेज बिग बुक्स मैटर्स मोर, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा कट गया है, बट ये क्या है, सम एंड ये ब्रदर है। सम सेज मनी मैटर्स बट माई ब्रदर सेज बिग बुक्स मैटर मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, सबसे पहले ये होता किस वजह से होता है, ये होता है वेरिसेला जूस्टर वायरस की वजह से, ठीक है। वेरिसेला जूस्टर वायरस की वजह से होता है ये चिकन पॉक्स का। अगर हम इसमें इसके रैशेज़ की बात करें तो देखो, ये रैशेज़ आने से 2 दिन पहले से जो होता है वो स्प्रेड हो सकता है दूसरे लोगों में, ठीक है। कंटेजियस रहता है, 2 रैश आने से 2 दिन पहले से कंटेजियस रहता है। और कब तक होता है, जब तक जो सारे रैश हैं वो स्कैब्स ना बन जाएं। चिकन पॉक्स एक ऐसा लौता कंडीशन है जिसमें ऑल स्टेजेस ऑफ द रैश कैन बी सीन एट वंस, यानी कि एक ही बारी में हम सारी स्टेजेस देख सकते हैं रैशेज़ की। मतलब पेशेंट में ऐसा नहीं कि पहले पूरी बॉडी में एक स्टेज आएगी, उसके बाद क्रस्ट बनेगा, फिर स्कैब बनेगा, ऐसा नहीं है। रेडनेस और जो पैप्यूल्स बनेगा और जो स्कैब बन जाएगा, जिसमें क्रस्ट बन जाएगा, ये सब हमें एक ही पेशेंट में अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल सकता है। जो रैशेज़ की सारी स्टेजेस एक ही पेशेंट में एक ही वक्त पे हम देख सकते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, चिकन पॉक्स का। वेरिसेला जूस्टर की वजह से ये होता है। रैशेज़ आने के 2 दिन पहले से लेके जब तक पूरे रैशेज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दी फर्स्ट प्रायोरिटी इन CPR, ठीक है। जो CPR है उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन या डिफिब्रिलेशन। देखो पहले था कि एयरवे है, ब्रीदिंग है, सर्कुलेशन है, लेकिन अब क्या हो गया है, CAB, यानी सबसे पहले सर्कुलेशन, फिर आएगा एयरवे, उसके बाद आएगा ब्रीदिंग। अब देखो सर्कुलेशन से क्या मतलब है कि जितना भी
बॉडी में हार्ट के आसपास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जल्दी से सीपीआर करके कंप्रेशंस देके उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्रेन तक पहुंचाओ, क्योंकि अगर 5 मिनट में भी 1 मिनट भी अगर ब्रेन का कट ऑफ हो जाएगा सप्लाई तो डैमेज होगा ब्रेन में, ठीक है। तो इस वजह से जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है सबसे पहले तो वो क्या है, वो पहुंचाओ बॉडी के डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स तक। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं जो हमारा सर्कुलेशन मेंटेन, जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हम क्या करेंगे, कंप्रेशंस देंगे, जिसकी वजह से वो बाकी वाइटल ऑर्गन्स तक चला जाएगा। अब देखो, अगर हम बात करें कंप्रेशन एंड ब्रीदिंग का रेशियो का, ठीक है, एडल्ट की बात करते हैं। एडल्ट में सिनेरियो बनते हैं 2 एंड चाइल्ड में सिनेरियो बनते हैं 2। एडल्ट में देखो, चाहे रेस्क्यूअर 1 हो चाहे रेस्क्यूअर 2 हो, रेशियो रहती है 2:2, ठीक है। ये क्या है, 1 रेस्क्यूअर, ये क्या है 2 रेस्क्यूअर। इसमें अगर 1 रेस्क्यूअर है तो रेशियो बनती है 30:2। अगर 2 हैं तो हमारा बनता है 15:2, ठीक है। बच्चे में जो हम कंप्रेशन करते हैं वो अगर 2 रेस्क्यूअर हैं तो हम 15 कंप्रेशन करेंगे, 2 ब्रेथ देंगे। अगर 1 रेस्क्यूअर है तो 30 कंप्रेशंस करेंगे, 2 ब्रेथ देंगे। वैसे ही एडल्ट्स में चाहे 1 रेस्क्यूअर हो चाहे 2 रेस्क्यूअर हो, हमें 30 कंप्रेशंस देने हैं, उसके बाद 2 ब्रेथ देनी है। अब देखो, हमें हर 2 मिनट में 2 मिनट में मतलब अगर हम 30:2 वाली साइकिल करते हैं तो 5 साइकिल्स, अगर हम 15:2 वाली करते हैं तो 10 साइकिल्स। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें पल्स चेक करना है। हमें क्या करना है, चेक पल्स, और वो भी हमें 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगाने हैं, 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगाने हैं। 5 साइकिल 30:2 वाली पूरी करो, 15:2 वाली 10 साइकिल पूरी करो, फिर पेशेंट का पल्स चेक करो। पल्सलेसनेस है, दोबारा से अपना स्टार्ट हो जाओ जब तक कि कोई हमारे पास क्या है, कोई फैसिलिटी नहीं आ जाती है, एम्बुलेंस नहीं आ जाती है। और देखो, एक चीज़ और ध्यान रखना, वी हैव टू कॉल फॉर हेल्प। सबसे पहले हमें कंप्रेशंस तो स्टार्ट करनी है, पल्स चेक करने के बाद, रिस्पॉन्स चेक करने के बाद कंप्रेशंस तो चेक करने ही हैं। बीच में जो हम पल्स चेक करने के लिए 10 सेकेंड का गैप लेते हैं, अगर आपके पास फ़ोन है तो आपने कॉल करना है हॉस्पिटल में, उसको स्पीकर पे रखना है, ऐसे बात नहीं करनी है, उसको स्पीकर पे रखना है, उसके बाद बात करना है और साथ साथ कंप्रेशंस चालू रखना है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको क्या करना है, पेशेंट को रेस्क्यू करना है। अगर आपके पास फ़ोन है, क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे पेशेंट को, सेफ्टी देखेंगे, सीन सेफ्टी सिक्योर करेंगे। रोड के बीच में है तो साइड में लेकर आएंगे, फ्लैट सरफेस देखेंगे, वहाँ पे पेशेंट का पल्स चेक करने के बाद आप उसको सीपीआर स्टार्ट कर देंगे, कंप्रेशंस देना स्टार्ट कर देंगे, साथ ही साथ कॉल फॉर हेल्प। अगर आपके पास फ़ोन है तो कॉल करिए, एम्बुलेंस को कॉल करिए, हॉस्पिटल में कॉल करिए, स्पीकर पे रखिए फ़ोन साइड में रखिए, स्पीकर पे बात करिए, साथ साथ कंप्रेशंस करिए, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना है, सीपीआर, अगर हॉस्पिटल सेटिंग से बाहर है तो। सबसे पहले हम क्या देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, सर्कुलेशन, सेकेंड एयरवे, देन ब्रीदिंग। चलो, नेक्स्ट है द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इज। सिंपल क्वेश्चन, नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है, 50,000 to 1 लाख, 1.5 to 4 lakhs, 4 to 6 lakhs, देन 6 to 8 lakhs। इसका आंसर क्या है हमारा, 1.5 to 4 lakhs। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ड्रग इज, अच्छा हाँ ये देखते हैं, अगर हमारा प्लेटलेट काउंट कम है देन दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, कम है प्लेटलेट। अगर प्लेटलेट ज़्यादा है, 4 lakhs 4.5 लाख से ज़्यादा है, तो मतलब जगह जगह क्लॉट बन सकते हैं बॉडी में, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस। प्लेटलेट ज़्यादा है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस, कम है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। विच ड्रग इज यूज्ड इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। एनाफाइलेक्टिक शॉक में कौन सी ड्रग यूज़ करते हैं, एट्रोपिन, डोपामिन, एड्रेनालिन और डिजॉक्सिन। एनाफाइलेक्टिक शॉक में हम यूज़ करते हैं एड्रेनालिन, क्योंकि देखो जो एनाफाइलेक्टिक शॉक है उसमें क्या हो जाता है, उसमें होता है वैसो डायलेशन एंड ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। एनाफाइलेक्टिक शॉक में क्या होता है, वैसो डायलेशन, जिससे बीपी क्या है, बहुत ज़्यादा फॉल करता है, और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, जिससे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है बहुत ज़्यादा। एड्रेनालिन क्या करता है,
ये अपने अल्फा 1 एंड बीटा 1 रिसेप्टर्स के थ्रू इससे क्या करेगा, जो है वो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, जिससे क्या होगा, बीपी होगा। वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया तो बीपी क्या हो गया, हमारा बीपी हो गया रेज। ठीक है, अब जो बीटा 2 रिसेप्टर है इससे क्या हो जाएगा, हमारा ब्रोंको डायलेशन, जिससे जो ब्रीदिंग डिफिकल्टी आ रही थी वो रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। जो प्राइमरी सिम्टम्स एनाफाइलेक्टिक शॉक में आ जाते हैं पेशेंट में, जो एनाफाइलेक्टिक शॉक की वजह से जो प्राइमरी चीज़ें होने लगती हैं, उन सबको रिजॉल्व करता है एड्रेनलिन। तो हम क्या देते हैं, एनाफाइलेक्टिक शॉक में एड्रेनलिन देंगे। ठीक है, अगर हम डिजॉक्सिन की बात करें तो डिजॉक्सिन की एक खास बात क्या है कि वो जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है उसमें जो सोडियम की प्लेस है उसके लिए ये फाइट करता है। ठीक है, अगर बॉडी में हमारे पास क्या है, डिजॉक्सिन ज़्यादा है, तो मतलब क्या है, जो हमारा नहीं, जैसे अगर हमारा बॉडी में अगर हमारा कैलीमिया यानी कि पोटेशियम ज़्यादा है, तो मतलब ये है कि इस पोजीशन पे जो है, जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है उधर पे पोटेशियम की जगह क्या है, डिजॉक्सिन बाइंड होना स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से जो पोटेशियम बाइंड नहीं हो पाया वो सारा किस में आ गया है, ब्लड में आ गया है। और हाइपरकैलेमिया अगर हमारे बॉडी में होगा तो उससे कार्डियक अरेस्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, चलिए, और अगर हम बात करते हैं डोपामिन की, और जो डिजॉक्सिन है वो हम कहाँ देते हैं ये भी देख लेते हैं। डिजॉक्सिन हम दे सकते हैं क्रॉनिक हार्ट फेलियर, क्रॉनिक हार्ट फेलियर के केसेस में हम ये दे सकते हैं, जो हमारा एट्रियल फिब्रिलेशन है उन केसेस में भी हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं डोपामिन की, तो देखिए जो हमारा डोपामिन है, एनाफाइलेक्टिक शॉक में हमने क्या दिया है, हमने दिया है एड्रेनलिन। वैसे ही अगर हमारे पास आता है कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक आ गया या फिर हमारे पास सेप्टिक शॉक आ गया, उनमें हम क्या दे सकते हैं, हम डोपामिन दे सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल पल्स पोलियो प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1985, 1990, 1995 या 2000, ये होता है 1995 में नेशनल पल्स पोलियो प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हुआ था। अगर हम बात करें जनवरी 2011 में क्या है, लास्ट रिपोर्टेड केस ऑफ पोलियो। अगर हम बात करते हैं 27 मार्च 2014 में इंडिया को पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन मिल गया था, मतलब इंडिया पोलियो से अब मुक्त है। ठीक है, तो लॉन्च कब हुआ था, 1995। 2011 जनवरी में क्या लास्ट केस रिपोर्ट हुआ था पोलियो का, और 27 मार्च और 2014 में पोलियो फ्री सर्टिफिकेशन मिल गया था इंडिया को। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोमेडिकल वेस्ट, येलो बैग कॉन्टेन्स ग्लासवेयर शार्प्स, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ये इसमें वेस्ट, ठीक है, एंड प्लास्टिक आइटम्स। तो येलो बैग में क्या होगा, हमारा ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ये किस में होगा, जो हमारा डार्क ब्लू कंटेनर है, शार्प्स भी, प्लास्टिक आइटम्स रैपर्स वगैरह किस में आते हैं, ब्लैक। ठीक है, सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। और ये सारे क्वेश्चंस क्या थे, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, इनके जो भी ऑप्शंस हैं उनको भी डिटेल में पढ़िए, इस वीडियो को देखिए। ठीक है, ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमने इनमें से बहुत सारे टॉपिक हैं जिनको हमने बहुत अच्छे से कवर किया है, और एग्जाम में उनसे ज़्यादा, उन वीडियोस से ज़्यादा कहीं क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो उन वीडियोस को भी विजिट करिए, उनको भी देखिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और हम आगे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज लेते आएंगे। थैंक यू सो मच। See.